राम राम भाइयों। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन 100 नहीं तो 80% आता है। यही सब क्वेश्चन आएंगे जिसको हम लोग छांट कर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसको हम देखेंगे कि ये कितने नंबर का आएंगे। ये एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का आता है। ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 नंबर का आज हम लोग निपटारा करने वाले हैं। और दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें 35 नंबर और वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखते हैं 35 नंबर हल करते हैं आज। तो पहला देखेंगे इसमें विशिष्ट चालकता के पर तनुता या सांद्रता का प्रभाव। विशिष्ट चालकता को हम लोग के से दर्शाते हैं और इस पर तनुता मतलब विशिष्ट चालकता के पर तनुता या फिर सांद्रता का प्रभाव। तनुता मतलब होता है विशिष्ट चालकता, तनुता का मतलब होता है विशिष्ट चालकता का मतलब पहले जानिए क्या होता है। विशिष्ट चालकता वो होता है जिसमें विशिष्ट चालकता को हम लोग कहते हैं कि उसमें कितना विद्युत धारा जा रहा है या नहीं जा रहा है, मतलब विद्युत धारा जाने की क्षमता को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये देखेंगे पहला। दूसरा देखेंगे कोलवाउस का नियम, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको तैयार करिएगा सभी को। तीसरा है विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये देखेंगे। चौथा है के का मात्रक वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक को हम लोग किस से दर्शाते हैं। और पांचवा है सक्रियण ऊर्जा। और छठवा है एससी स्कैडियम। और ये एच जी मतलब मरकरी। तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, तो हम इसको लिख लेंगे ऑक्सीकरण संख्या, गलत लिखा। और सातवां है लेंथेनाइड। तो सातवां लेंथेनाइड क्या होता है कि आवर्त सारणी होता है, उसमें आवर्त सारणी के अंदर ये लेंथेनाइड नहीं होता है, आवर्त सारणी के नीचे होता है, वो होता है लेंथेनाइड। आप लोग देखे होंगे 2 कॉलम बनाया होगा, तो उसमें एक होता है लेंथेनाइड और एक होता है एक्टिनाइड। तो हम लोग लेंथेनाइड को देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। और तो आज हम लोग ये 7 क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी से। तो हम पहले देखेंगे कि विशिष्ट चालकता के पर तनुता सांद्रता का प्रभाव। तो ये क्या होता है विशिष्ट चालकता। सबसे पहले ये देखते हैं विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो विशिष्ट चालकता किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बहने की या फिर विद्युत धारा बहने की क्षमता को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं कि किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा कितना प्रतिशत प्रवाहित हो रहा है, कितना प्रतिशत जा रहा है, कितना जा रहा है, उसी को हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। मतलब विद्युत धारा की जाने की प्रवाह होने की क्षमता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम के से व्यक्त करते हैं। पर तनुता इसका मतलब होता है कि इसमें तनुता इसमें कितना उसमें खिंचाव हो रहा है, कितना खिंचाव नहीं हो रहा है। मतलब देखिए जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, कई परमाणु है, ऐसे मिलकर एक बड़ा आकार बना दी। ऐसे कई हजारों करोड़ों परमाणु मिलकर एक आकार बनाती है किसी भी चीज का, जिससे हम नमूना कुछ देखेंगे। तो ये भी परमाणु है, कई परमाणु है। तो हम शॉर्टकट में आपको बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लिखे हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए तनुता का मतलब होता है कि ये यहाँ पर है, इतने सता हुआ है। अब यही थोड़ा दूर दूर हो जाए, ये दूर दूर हो जाए, तो इसमें तनुता घट रही है, मतलब इसमें तनुता घट रही है। या फिर कहिए सांद्रता मतलब होता है गाढ़ापन। गाढ़ापन किसी विलयन में, विलयन एक विलयन ले लीजिए, समझिए कि एक पानी है, पानी में हम लोग चीनी को घोल देते हैं। तो अगर हम चीनी को थोड़ा सा घोल रहे हैं उसमें, इसका मतलब उसकी सांद्रता थोड़ा सा कम है। अगर हम पानी से अधिक या फिर बहुत ज्यादा चीनी अगर हम पानी में घोल लें तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि वह और गाढ़ा हो जाता है। तो उसमें परमाणु की संख्या बहुत नजदीक हो जाती है, तो उसकी सांद्रता बढ़ने की उसका मतलब यही है कि उसके परमाणु बहुत नजदीक हो जा रहे हैं। तो उसको हम कहेंगे कि उसकी सांद्रता बढ़ गई है। तो वही होता है सांद्रता मतलब अब होता है कि उसको मतलब जितने पास रहेंगे उसके अणु परमाणु, तो उतनी सांद्रता बढ़ती रहेगी, मतलब बढ़ी रहेगी। और जितने दूर दूर रहेंगे उसकी सांद्रता उतनी कम होगी, उसकी तनुता बहुत उतनी कम होगी। तो इसकी तनुता
कम हो गई है, इसकी तंत्रता बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पास पास में सटे हुए हैं, इसके परमाणु एक पास पास में सटे हुए जकड़े हुए हैं, और ये थोड़ा दूर दूर पर है, इसकी सांद्रता कम है, तो इसको कहते हैं सांद्रता। तो इसको आइए देखते हैं कि इसको कैसे, कि इसकी पहले एक डिफिनीशन देखते हैं, इसके बाद इसको समझेंगे उदाहरण के सहित। और विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। इसका मतलब है, इसका ये डिफिनीशन है विशिष्ट चालकता पर तंत्रता या फिर सांद्रता का प्रभाव का, ये डिफिनीशन है, मतलब उसका परिभाषा है। तो इसका परिभाषा क्या है, विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर, मतलब विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघट्य वो होता है जो किसी, मान लीजिए जैसे मान लीजिए पात्र है, एक बर्तन है, एक बर्तन है जिसमें पानी है और उसमें हम लोग NaCl सोडियम क्लोराइड, मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड अगर घोल रहे हैं, तो इसमें मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड या फिर हम लोग नमक घोल रहे हैं, कुछ भी हम घोल सकते हैं, तो हम लोग इसमें नमक सोडियम क्लोराइड घोल लेते हैं, तो इसमें घोल लेते हैं, तो इसमें सोडियम का अलग परमाणु और क्लोराइड का अलग परमाणु हो जाएगा, और ये पानी में अलग अलग होता है। तो ये इसमें क्या है, विद्युत अपघट्य इसमें कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, दोनों NaCl, इसमें दोनों विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो विलयन में घोलने पर वो अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, विभक्त मतलब टूट जाते हैं। तो इसमें Na, तो ये अपने आयनों में NaCl है, तो इसको इसमें जब घोले हैं तो ये अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, तो Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो Cl पर ऋण आवेश होता है, पता है आपको, और सोडियम पर धन आवेश होता है, तो ये अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं, और जो विलयन में घुल जाए वही होते हैं विद्युत अपघट्य, जिसमें धारा प्रवाहित हो, और वो धारा प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। धारा प्रवाहित करने पर, ये मान लीजिए विलयन में हम NaCl को घोल लेते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं, तो Na अपने आयन में टूट जाता है, और Cl अपने आयन में, आयन ये होता है प्लस, ये जो ऊपर है चार्ज, इसका Na का चार्ज है धन और Cl का चार्ज है ऋण, मतलब ये ऋण आवेश होता है और ये धन आवेश होता है। तो विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर, अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा NaCl घोल दें, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, मतलब उसके गाढ़ापन बढ़ जाएगा, उसका सांद्रता बढ़ जाएगा। बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है। विशिष्ट चालकता मतलब कि उसमें पानी में आपको पता है कि विद्युत प्रवाहित हो जाता है और उसमें करंट आ जाता है, और इसकी सांद्रता अगर हम बढ़ाते हैं, मतलब इसमें NaCl की संख्या ज्यादा करते हैं और अधिक मात्रा में डालते हैं इस जल में, तो इसकी विद्युत अपघट्य की चालकता का मान घट जाता है, मतलब इसमें विद्युत प्रवाह होने का मान घट जाता है, मतलब उसकी दर कम हो जाती है, कम प्रवाहित होगी, और क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। देखिए ये आयन है, इसके ऊपर Na के ऊपर प्लस आयन है और Cl के ऊपर ऋण आयन है, तो इसमें मान लीजिए परमाणु आपको बताए हैं, ये परमाणु होता है पास पास कई अरब कई करोड़ परमाणु मिलाकर एक आकार बनता है, जिससे हम नंगे आंखों से देख सकते हैं, और परमाणु केवल एक रहेगा, दूसरे नंगे आंखों से देख ही नहीं पाएंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। तो ये इतना है। उसके बाद अगर हम इसको दूर दूर पर कर दें, मतलब इसकी सांद्रता कम कर दें, सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत चालकता का मान घट जाता है, मतलब उसकी सांद्रता बढ़ाएं, मतलब इसमें ये करें, पहले ऐसा है, अब इसमें बहुत नजदीक इसके परमाणु कर दें, तो इसकी सांद्रता बढ़ाने पर इसकी विद्युत कम प्रवेश होगा, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवेश की दर बहुत कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जानते हैं, आपको पता है कि जल में विद्युत प्रवाहित हो जाता है, और उसमें अगर हम NaCl घोल दें तो विद्युत
प्रवाह का दर कम हो जाएगा। तो इस इतना दूर दूर पर है तो इसमें तो प्रवाहित हो जा रही है, लेकिन इसकी सांद्रता हम बढ़ा दिए, इसमें गाढ़ापन और ज्यादा कर दिए तो इसमें विद्युत कम प्रवाहित होगा। इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी तो इसमें विद्युत कम प्रवाहित होगा, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। प्रति इकाई मतलब किसी भी चीज को हम लेते हैं, प्रति इकाई का मतलब होता है इसमें से एक, मतलब इसमें से एक परमाणु का आयतन आयनों की संख्या घट जाती है। मतलब इसमें शरीर में एक आयनों की संख्या बीच में एक गैप होने की वजह से वो आयनों की संख्या घट जाती है और वो दूर दूर तक हो जाते हैं। मान लीजिए पास पास है, ये दूर दूर तक हो जाते हैं। तो वैसे ही होता है कि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है, तो इसमें आयनों की संख्या घट जाएगी। तो ये अपने आवेश में विभक्त हो जाएगा और ये Cl अपने आवेश में Cl। तो इसका हम डिफिनीशन यही लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, इसका डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे, यही है परिभाषा। विशिष्ट चालकता कैसे दर्शाते हैं और इसका ये डिफिनीशन है, इसका परिभाषा है। तो आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब देखते हैं दूसरा, भैया अब देखते हैं कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या कहता है, इसमें इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे और उसके अनुसार हम लोग इसको कैसे बनाते हैं और कोलराउस के नियम में क्या क्या बताया गया है। कोलराउस का नियम में कोलराउस नियमानुसार इसको शॉर्टकट में लिखें। देखिए कभी भी आप अपने नोट्स बनाते हैं या फिर कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो उसमें किसी भी शब्द का आवृत्ति बार बार हो तो उसको शॉर्टकट में लिख लिया करिए। जैसे कोलराउस का नियम इसमें बार बार आएगा तो इसके लिए हम केवल को लिखें, उसके बाद ये बिंदु लगा दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह इसका शॉर्टकट है, इसको हम समझ जाएंगे ऐसे नियम के अनुसार। तो अब देखिए नियमानुसार, अब इसको शॉर्टकट बनाए, नियम लिखते हैं, उसके बाद के लिखते हैं, उसके बाद अनुसार लिखते हैं, तो उसके लिए हमको इसको शॉर्टकट बनाए। कोलराउस नियमानुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता पर विद्युत अपघट्य के धन आयन मतलब और तथा ऋण आयन के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि कोलराउस का नियम क्या कहता है कि अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की, मतलब अनंत तन्यता मतलब अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, तो मतलब किसी भी विद्युत अपघट्य, किसी विलयन में विद्युत अपघट्य को बोला जाता है। विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघट्य वो होता है जिसमें विलयन में अगर हम घोलते हैं तो उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाए तो उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य। और केवल अपघट्य उसे कहते हैं कि कोई विलयन है जिसमें हम लोग कोई भी चीज हम घोल देते हैं वो घुल जाता है, तो जो जिससे हम घोलते हैं वो होता है विलायक, और जो घोलते हैं और ज्यादा मात्रा में हो वो होता है विलायक, और जो कम मात्रा में हो जो कम मात्रा में हो उसे विलायक कहते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में हो उसे विलेय कहते हैं। तो उसे छोड़िए, ये देखते हैं कोलराउस के नियम के अनुसार देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य होता है आपको अनंत तन्यता पर, जिसकी कोई सीमा ना हो, उस विद्युत अपघट्य में विलयन में अगर हम विद्युत अपघट्य बोल रहे हैं और उस चीज की कोई सीमा ना हो, उस पर विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता पर विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता पर विद्युत अपघट्य के धन आयन तथा ऋण आयन, जैसे ये मान लीजिए Na है तो इस पर आयन है धन मतलब ये धन आवेशित है तो ये इसका आयन है, और जैसे Cl लिख देते हैं तो इस पर होता है माइनस, तो ये ऋण आवेशित है। तो धन आयन तथा ऋण आयन के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए हम लोग Na लिखते हैं तो इस NaCl को हम लोग एक विलयन में घोल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम पात्र बनाते हैं, एक बर्तन बनाते हैं जिसमें ये पानी है और इसमें हम लोग बोलते हैं NaCl को, तो ये घुल जाएंगे, उसमें विद्युत की उपस्थिति में घुलेंगे, तो इसीलिए ये विद्युत अपघट्य होते हैं। तो इसको कहते हैं
विलियन विलियन में हम लोग क्या घोले हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड को घोले हैं। तो ये अपने अपने आवेशों में टूट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि NaCl घोले हैं तो ये Na अपने आयन में, इसका आयन होता है धन, और Cl अपने आयन में, तो इसका आयन होता है ऋण, मतलब ये ऋण आयन होता है और ये धन आयन होता है। तो ये विद्युत अपघट्य, ये जैसे शुरू से ये एक पात्र है जिसमें हम लोग विलियन बनाए हैं। विलियन NaCl का है, तो NaCl का हम लोग विलियन बनाए हैं। और ये कब बनाए हैं, विद्युत की उपस्थिति में हम लोग बनाए हैं, तो इसलिए इसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। NaCl विद्युत अपघट्य है, तो इसको घोल दिए हैं तो ये अपने अपने आयनों में विभक्त हो जा रहा है। Na अलग हो जा रहा है और Cl अलग इसी में हो जा रहा है, तो ये होता है NaCl। तो NaCl जो है अलग अलग हो जाते हैं, तो ये विद्युत अपघट्य। अब इसमें क्या कर रहा है, अपघट्य के धनायन तथा ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग Na को कोई भी कुछ भी इसको संख्या मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम मानते हैं 4, Na को 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, Cl को मान लेते हैं 5 मान लीजिए। तो इसका ये योग है, Na का योग 4 है, Cl का योग 5 है, Cl का योग 5 है, तो इसको योग ये है, तो इसके योग के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों इस दोनों के योग के बराबर है। अब जैसे इसको एग्जांपल सहित देखते हैं कि कैसे होता है। आइए कोलराउस के नियम में विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघट्य के क्या प्रकार होते हैं, क्या क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, पहला दुर्बल विद्युत अपघट्य और दूसरा प्रबल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में कौन कौन से यौगिक आते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्य में कौन कौन से यौगिक आते हैं, देखते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य, तो प्रबल विद्युत अपघट्य में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, NaOH H2SO4, NaOH सोडियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और दुर्बल विद्युत अपघट्य में CH3COOH NH4OH आते हैं। तो इसको हम लोग सूत्र में रखकर कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य ले लेते हैं और उसका हम लोग मोलर चालकता निकालेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य एक है CH3COOH, ये एक सूत्र है एसिटिक अम्ल का, ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक है। कौन सा यौगिक है, तो ये एसिटिक अम्ल है, तो ये एसिटिक अम्ल है, तो इसका हम लोग मोलर चालकता निकालेंगे। इस देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना हम लोग करेंगे इसमें। तो इसका सूत्र होता है दुर्बल क्या कहते हैं विद्युत अपघट्य को लेमडा इनफिनाइट, ये क्या है अनंत से हम लोग व्यक्त करते हैं। अब इसमें हम लोग CH3COOH, ये क्या है एसिटिक अम्ल। अब इसकी मोलर चालकता हम लोग निकालेंगे। तो इसकी मोलर चालकता निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको वियोजित कर देते हैं, मतलब इसको विद्युत अपघट्य में अपने अपने आयनों में तोड़ देते हैं। तो इसको आयन में तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, CH3COO अपने माइनस आयन में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, और ये H अपने आयन में, तो इसका गुण होता है ऋणायन और इसका गुण होता है H का धनायन। तो ये अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो अब इसको देखते हैं आगे, लेमडा इनफिनाइट HCl। अब इसको इसमें हम लोग एक प्रबल विद्युत अपघट्य को रखकर इसको हम लोग हल करते हैं। प्रबल और दुर्बल मिलाकर हम लोग क्या बनाएंगे, आपको बताया था कि संख्या के योग के बराबर होता है। तो इसको दोनों को मिलाकर अब इसके योग के बराबर कैसे होता है हम लोग निकालेंगे। तो CH3COONA और ये लेमडा इनफिनाइट NaCl हो गया। तो अब इसको अपने अपने आयनों में तोड़ते हैं। तो HCl कैसे टूटेगा, तो HCl अपने अपने आयनों में टूटेगा। तो H अपने आयन में और Cl अपने आयन में, CH3COO अपने आयन में और Na अपने आयन में, वैसे ही Na अपने आयन में और Cl अपने आयन में। तो H पर धन आयन होता है पता है, और Cl पर ऋण आयन होता है। तो इसको दोनों को तोड़ते हैं तो ये प्राप्त होता है। और CH3COO Na को तोड़ते हैं तो
लेमडा इनफिनाइट CH3COO पर रे अरेस्ट होता है, और इसमें n अलग हो जाएगा, ये धनावेशित होता है तो n पर धन हो जाएगा, और ये इसमें को सबको हम मिलाकर गुणा कराएंगे। पहले देखते हैं Na अपने आयन में, Cl अपने आयन में, तो इसको अब हम गुणा कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा करने वाला है। तो इसमें ये Cl पर माइनस, ये और यहाँ पर एक Cl पर माइनस, ये दोनों कट जाएंगे और Na कट जाएगा और ये Na। अब क्या बचा है, अब इसका योग क्या बचा है, CH3COOH का योग बचा है ये H पर धनायन और CH3COO पर ऋणायन। तो इसको मतलब एसिटिक अम्ल का ये मोलर चालकता हम लोग निकाल लिया है, तो ये आया है, इसका योग आया है। तो इसका योग है CH3COO प्लस लेमडा इनफिनाइट H पर धन आयन। तो इसका किसका योग है, ये एसिटिक अम्ल का एक मोलर चालकता हम लोग निकाले हैं। तो इसी प्रकार आप लोग किसी भी यौगिक का मोलर चालकता निकाल सकते हैं इसी सूत्र के हिसाब से। आइए अब अपना तीसरा टॉपिक देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये भी क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ये कई बार पूछा जा चुका है और ये इस बार भी पूछने की संभावना इसकी है। तो इसकी देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे, इसका परिभाषा क्या होता है और उसके अनुसार हम लोग इसको समझेंगे। तो कैसे, क्या कह रहा है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्या कह रहा है, धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। इसमें जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह धातु उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। इसका मतलब है, शुरू से देखते हैं धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं, सब बारी बारी से सब समझाएंगे आपको। देखते हैं कि ये धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव जानने से पहले आपको इलेक्ट्रोड विभव जानना अति आवश्यक है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जैसे आपको समझाने के लिए मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें ये एक बर्तन है, इसमें हम एक Cu की रॉड हम लगा देते हैं। ये कॉपर की एक रॉड है जो एक विलियन में हम लोग लगाए। ये विलियन किस चीज का विलियन है, Cu का विलियन है। Cu मतलब कॉपर का, ये कॉपर है, कॉपर का रॉड है और ये लवण है CuSO4, ये कॉपर का लवण है। तो एक शर्त होता है इसमें कि अगर हम इलेक्ट्रोड कॉपर का लगाएंगे तो इसका विलयन भी इसका लवण किसका होगा, तो वो भी कॉपर सल्फेट का होगा, मतलब कॉपर का ही विलयन में हम उसको रॉड को डालेंगे। कॉपर के अगर रॉड को डालते हैं तो कॉपर के विलयन में ही डालेंगे। तो इसको हम डालते हैं इसमें, तो ये होता है CuSO4, ये विलयन है, किसी का विलयन है, तो कॉपर का ये विलयन है, ये लवण है। तो इसमें हम लोग क्या डालें, Cu की रॉड को, तो ये है इलेक्ट्रोड विभव। तो जब हम इसमें ये प्रवेश कराते हैं और जब हम इस पर विद्युत का संचालन करते हैं तो इस पर ये इलेक्ट्रोड पर एक विभव उत्पन्न होता है, इसकी इस ऊपरी सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिस विभव को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, लेकिन उसको भी समझते हैं बहुत ही आसानी तरीके से कि उसमें क्या होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में कुछ शर्त होता है, तो शर्त ये होता है कि एक मोलर सांद्रता होना चाहिए। ये जो विलयन है, किसका है विलयन, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है ये, तो इसका विलयन एक मोलर सांद्रता वाला होना चाहिए, तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। और ये दूसरा, एक एटीएम दाब का होना चाहिए, इस पर दाब एक एटीएम का होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये अभिक्रिया होनी चाहिए, तभी यह मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। तो देखते हैं आगे, धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। मतलब हम लोग देखें
आवर्त सारणी में जितने भी धातु है, धातुओं के अलग अलग धातु के अलग अलग इलेक्ट्रॉन विभव और उसके चार्ज अलग अलग होंगे, उसके आवेश अलग अलग होंगे। तो जितना आप आगे जाएंगे आवर्त सारणी में और उसमें देखेंगे कि धातु में किसका इलेक्ट्रॉन विभव ज्यादा है, किसका कम है, तो उसके अनुसार हम लोग एक श्रेणी बनाएंगे। जिसका कम होगा उसको पहले लिखेंगे और जिसको ज्यादा होता जाएगा उतना ही हम लोग आगे लिखते रहेंगे, श्रेणी क्रम में लिखेंगे। तो उसको हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते क्रम पे लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रॉन जितना अधिक ऋणात्मक होगा, मतलब इसका अर्थ यह है कि जितना ही ज्यादा ऋणात्मक होगा वह उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। अब क्रियाशील कैसे होगा, देखिए मान लीजिए लिथियम का इस पर क्या चार्ज होता है, लिथियम पर चार्ज होता है धन चार्ज। तो किसी भी धातु पर धन चार्ज ही होता है। तो लिथियम पर धन चार्ज है तो उसका क्या है, उसका कितना होता है, इलेक्ट्रॉन विभव कितना होता है, -3.04। और उससे आगे बढ़ते हैं, उसको श्रेणी क्रम में लिखते हैं। जितना मतलब अधिक उसका इलेक्ट्रॉन विभव होता जाएगा उसको उसके नीचे लिखते जाएंगे। तो ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है और ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और ऐसे करते ये सबसे ज्यादा मैग्नीज का सबसे ज्यादा है 1.18। इसकी अपेक्षा ये अधिक है और इसकी अपेक्षा ये अधिक है, इसकी अपेक्षा ये अधिक है, इसकी अपेक्षा ये अधिक है। तो ऐसे ही सबसे अधिक 1.18 ये है। देखिए 0 सबसे छोटी होती है और उससे भी अगर हम कम जाए तो उससे कम होगा तो ये होगा, 0 से कम होगा तो -1, -2, -3, जितना भी नीचे जाना है तो उतना माइनस होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा माइनस यही तो है, सबसे कम है। तो इसको हम बढ़ते क्रम में लिखे हैं। तो मैग्नीज 1.18 इन सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे लास्ट में यही है। और क्या कहते विद्युत रासायनिक श्रेणी यही है। तो इसी को हम लोग देखेंगे कैसे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखे है तो एक श्रेणी बन गई है, श्रेणी क्रम में लिखे है। अगर ऐसे रहता, ऐसे आवर्त सारणी में आपको पता है कि आवर्त सारणी में ऐसे हम लोग गिनते हैं। आइए अब अपना चौथा टॉपिक देखते हैं, के का मात्रक। इसको वेग स्थिरांक कहते हैं। वेग स्थिरांक को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, और इसे वेग व्यंजक भी कह सकते हैं या फिर इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। अगर इस चारों में से कुछ भी पूछा जाता है तो आपको यही डिफिनेशन लिखना है जो आपको बताने वाला हूं। ये बहुत ही आसान है, और बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर पूछ ही लिया जाता है और इस बार भी पूछने की संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसको हम समझते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। अब ये देखिए बहुत ही आसान, सुनने में ही लग रहा होगा, आपको भले समझ ना आया हो तो हम आपको एक इसको बना के दिखाते हैं कैसे क्या कह रहा है। यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। तो इस क्या कह रहा है कि अभिकारक क्या होता है, अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी उत्पाद को, किसी भी यौगिक को बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, दो अभिकारक लेते हैं। तो अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, मतलब ये मान लीजिए हम एक अभिकारक लिए, इसकी सांद्रता इकाई हो, अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो वो होता है वेग स्थिरांक। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। तो इसका मतलब यह है कि अभिकारक है एक, उसकी सांद्रता क्या है, इकाई है, मतलब एक है उसकी सांद्रता। इकाई का मतलब होता है एक है, तो इसकी एक सांद्रता इकाई हो तो वो वेग स्थिरांक कहलाता है साफ। और अब देखते हैं के का मात्रक क्या होता है। तो के का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल बटा लीटर भी कह सकते हैं, मोल प्रति लीटर भी कह सकते हैं। अब इस पर हम लोग n-1 लिखते हैं, n-1 सेकेंड -1, ये इसका मात्रक होता है, किसका, वेग स्थिरांक का मात्रक होता है।
तो वेग स्थिरांक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए इसके अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या क्या सॉल्व होता है, न्यूमेरिकल कैसे बनता है। के का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और सेकेंड का पावर -1 और ये होता है। तो अब हम इसका अभिक्रिया कराएंगे वायुमंडलीय दाब पर। एक वायुमंडलीय दाब के बराबर वायुमंडलीय एटीपी। एटीपी का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, इसका शॉर्टकट है वायुमंडलीय दाब का शॉर्टकट सेकेंड पर -1 पावर, और ये होता है। अब इसका अभिक्रिया हम के वेग स्थिरांक पे हम लोग कैसे बदलेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग NH3 को हम ले लिए हैं, अमोनिया का लिए हैं, अमोनिया को, और हम लोग वेग स्थिरांक मतलब क्या होता है कि एक मोलर सांद्रता प्रति इकाई सांद्रता वाले अभिकारक, प्रति इकाई सांद्रता वाले, तो मतलब ये अलग अलग कर दिए, प्रति इकाई हो गया जो, और वह एक वायुमंडलीय दाब पर हम लोग करा रहे हैं। तो इसको हम लोग विखंडित करेंगे तो 2N2 और 2H3 हो जाएगा। तो और उसके बाद इसको हम लोग वेग स्थिरांक इसका निकालना है। तो के बराबर N2, ये कोटि है, एक कोटि है ये 2, और इस पे 3 है तो ये 3 कोटि 1 4, और हम कोटि को n से व्यक्त करते हैं। अभिक्रिया की कोटि है n से हम लोग व्यक्त करते हैं, तो उसको हम कोटि ही निकालते हैं। तो कोटि निकालेंगे तो एक इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इस पर 3 है तो ये 3 है, तो 3 + 1, 3 और +1 4 हो गया, तो इसका योग होगा 4। अब इसका हम लोग मात्रक निकालेंगे किसका, वेग स्थिरांक का। अब ये 4 हो गया तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर भी, तो 4 इसका आंसर आ गया। 4 मोल पावर -3, लीटर का पावर -3, सेकेंड का पावर -1, ये हमारा इसका मात्रक निकल गया। मात्रक ये है और इसका योग निकल गया 4। तो ये क्या हुआ, हम लोग के वेग स्थिरांक का हम लोग ये एक निकाले हैं, न्यूमेरिकल जैसा हल करके निकाले हैं। तो अभिक्रिया की कोटि होता है यानी ये अभिक्रिया की कोटि ही निकालते हैं इसमें। तो हमारा ये 4 आया है, तो 4, और हम इसका मात्रक लास्ट में लिखते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल हो इसका मात्रक लिखा जाता है। तो हमारा हो गया 4। तो हमारा ये के का मात्रक और के का एक न्यूमेरिकल हम लोग हल किया है। आइए अब अपना तीसरा टॉपिक देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये भी क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ये कई बार पूछा जा चुका है और ये इस बार भी पूछने की संभावना इसकी है। तो इसकी देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे, इसका परिभाषा क्या होता है, और उसके अनुसार हम लोग इसको समझेंगे। तो कैसे, क्या कह रहा है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्या कह रहा है, धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। इसमें जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह धातु उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। इसका मतलब है, शुरू से देखते हैं धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं, सब बारी बारी से सब समझाएंगे आपको। देखते हैं कि ये धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव जानने से पहले आपको इलेक्ट्रोड विभव जानना अति आवश्यक है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जैसे आपको समझाने के लिए, एक मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें ये एक बर्तन है, इसमें हम एक Cu की रॉड हम लगा देते हैं। ये कॉपर की एक रॉड है जो एक विलियन में हम लोग लगाए। ये विलियन किस चीज का विलियन है, Cu का विलियन है। Cu मतलब कॉपर का, ये कॉपर है, कॉपर का रॉड है, और ये लवण है CuSO4, ये कॉपर का लवण है। तो एक शर्त होता है इसमें कि अगर हम इलेक्ट्रोड कॉपर का लगाएंगे तो इसका विलयन भी इसका लवण किसका होगा, तो वो भी कॉपर सल्फेट का होगा, मतलब कॉपर का ही विलयन में हम उसको रॉड को डालेंगे। कॉपर के अगर रॉड को डालते हैं तो कॉपर के विलयन में ही डालेंगे। तो इसको हम डालते हैं इसमें, तो ये होता है CuSO4, ये विलयन है, किसी का विलयन है, तो कॉपर का ये विलयन है, ये लवण है। तो इसमें हम लोग क्या डालें, Cu की रॉड को, तो ये है इलेक्ट्रोड विभव। तो जब हम इसमें ये प्रवेश कराते हैं और जब हम इस पर विद्युत
विद्युत का संचालन करते हैं तो इस पर, ये इलेक्ट्रोड पर एक विभव उत्पन्न होता है, इसकी इस ऊपरी सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिस विभव को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, लेकिन उसको भी समझते हैं बहुत ही आसानी तरीके से कि उसमें क्या होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में कुछ शर्त होता है। तो शर्त वो ये होता है कि 1 मोलर सांद्रता होना चाहिए। ये जो विलयन है, किसका है विलयन? ये CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है ये। तो इसका विलयन 1 मोलर सांद्रता वाला होना चाहिए, तो ही ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। और ये दूसरा, एक एटीएम दाब का होना चाहिए, इस पर दाब 1 एटीएम का होना चाहिए, और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये अभिक्रिया होनी चाहिए, तभी यह मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। तो देखते हैं आगे। धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। मतलब हम लोग देखें आवर्त सारणी में जितने भी धातु है, धातुओं के अलग अलग धातु के अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव और उसके चार्ज अलग अलग होंगे, उसके आवेश अलग अलग होंगे। तो जितना आप आगे जाएंगे आवर्त सारणी में और उसमें देखेंगे कि धातु में किसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है, किसका कम है, तो उसके अनुसार हम लोग एक श्रेणी बनाएंगे। जिसका कम होगा उसको पहले लिखेंगे, और जिसको ज्यादा होता जाएगा उतना ही हम लोग आगे लिखते रहेंगे, श्रेणी क्रम में लिखेंगे। तो उसको हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम पे लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विन्यास जितना अधिक ऋणात्मक होगा, मतलब इसका अर्थ यह है कि जितना ही ज्यादा ऋणात्मक होगा वह उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। अब क्रियाशील कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए लिथियम का इस पर क्या चार्ज होता है? लिथियम पर चार्ज होता है धन चार्ज। तो किसी भी धातु पर धन चार्ज ही होता है। तो लिथियम पर धन चार्ज है, तो उसका क्या है? उसका कितना होता है? इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? -3.04। और उससे आगे बढ़ते हैं, उसको श्रेणी क्रम में लिखते हैं। जितना मतलब अधिक उसका इलेक्ट्रोड विभव होता जाएगा, उसको उसके नीचे लिखते जाएंगे। तो ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और ऐसे करते ये सबसे ज्यादा इसका है मैग्नीज का है। मैग्नीज का सबसे ज्यादा है 1.18। इसकी अपेक्षा ये अधिक है, और इसकी अपेक्षा ये अधिक है, इसकी अपेक्षा ये अधिक है, इसकी अपेक्षा ये अधिक है। तो ऐसे ही सबसे अधिक 1.18 ये है। देखिए 0 सबसे छोटी होती है, और उससे भी अगर हम कम जाए तो उससे कम होगा, तो ये होगा 0 से कम होगा तो -1, -2, -3, जितना भी नीचे जाना है तो उतना माइनस होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा माइनस यही तो है, सबसे कम है। तो इसको हम बढ़ते क्रम में लिखे हैं। तो मैग्नीज 1.18 सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे लास्ट में यही है। और क्या कहते विद्युत रासायनिक श्रेणी यही है। तो इसी को हम लोग देखेंगे कैसे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखे है तो एक श्रेणी बन गई है, श्रेणी क्रम में लिखे है। अगर ऐसे रहता, ऐसे आवर्त सारणी में आपको पता है कि आवर्त सारणी में ऐसे हम लोग गिनते हैं। मान लीजिए एक आवर्त बनाते हैं, आवर्त सारणी बना रहे हैं, ये आवर्त सारणी है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 7 आवर्त होते हैं, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 आवर्त होते हैं। इसमें कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। तो ऐसे ही 18 खींच देंगे तो 18 को आवर्त हो जाएंगे, सॉरी वर्ग हो जाएंगे। तो हम लोग इसको वर्ग कहते हैं। तो इसको श्रेणी क्रम कहेंगे ऊपर से नीचे को, और ऐसे इसको कहेंगे आवर्त कहेंगे। तो इसको मतलब श्रेणी क्रम में अगर हम लिखे हैं तो इसीलिए ये विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गया, श्रेणी क्रम में लिखे। श्रेणी क्रम में लिखने पर रखने पर एक श्रेणी
प्राप्त होता है, तो एक श्रेणी प्राप्त होता है इसमें जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक होगा, तो जितना अधिक होगा वह उतना ही ज्यादा अधिक क्रियाशील होगा। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? सबसे ज्यादा क्रियाशील ये होगा मैग्नीज, उसके बाद ये उससे कम 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 ऐसे होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? तो अगला टॉपिक हमारा है के का मात्रक, यानी वेग स्थिरांक का मात्रक। इसको हम लोग कहते हैं वेग व्यंजक या फिर वेग स्थिरांक, उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो अब देखते हैं के का मात्रक। तो चौथा हमारा रहेगा के का मात्रक। आइए अब अपना चौथा टॉपिक देखते हैं। जो हमारा चौथा टॉपिक है के का मात्रक, या फिर इसे कहें वेग स्थिरांक, या फिर वेग व्यंजक है, या फिर विशिष्ट अभिक्रिया वेग का है। सारी बातें एक ही है। तो अगर इसमें से कोई पूछता है तो आपको यही डिफिनीशन लिखना है। आप इसके डिफिनीशन को हम समझते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ जाते हैं, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा ये आसान है, आपको लगने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं और बहुत आसान भी है। तो इसको देखते हैं, पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। यदि अभिकारकों की संख्या इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। तो इसको ये क्या कह रहा है? यदि अभिकारकों की संख्या इकाई हो, मतलब जैसे मान लीजिए अभिकारक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो कैसे होता है कि मान लीजिए अभिकारक है एक, यहां पर सांद्रता होगा, अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। तो अभिकारक अगर इकाई हो, मतलब ये इकाई हो, एक हो, अगर अभिकारक एक हो तो इसकी सांद्रता क्या होती है? उसकी सांद्रता वेग स्थिरांक कहलाती है। इसका क्या है? अभिक्रिया का वेग आइए अब अपना चौथा टॉपिक देखते हैं के का मात्रक। इसको वेग स्थिरांक कहते हैं। वेग स्थिरांक को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, और इसे वेग व्यंजक भी कह सकते हैं, या फिर इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। अगर इस चारों में से कुछ भी पूछा जाता है तो आपको यही डिफिनेशन लिखना है जो आपको बताने वाला हूं। ये बहुत ही आसान है, और बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर पूछ ही लिया जाता है, और इस बार भी पूछने की संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसको हम समझते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। अब ये देखिए बहुत ही आसान, सुनने में ही लग रहा होगा, आपको भले समझ न आया हो तो हम आपको इसको बना के दिखाते हैं कैसे क्या कह रहा है। यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। तो इस क्या कह रहा है कि अभिकारक क्या होता है? अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी उत्पाद को, किसी भी यौगिक को बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? दो अभिकारक लेते हैं। तो अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, मतलब ये मान लीजिए हम एक अभिकारक लिए, इसकी सांद्रता इकाई हो, अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो वो होता है वेग स्थिरांक। तो वो होता है वेग स्थिरांक। ये इकाई हो तब, ये सांद्रता इकाई हो तो ये होता है वेग स्थिरांक। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। तो इसका मतलब यह है कि अभिकारक है एक, उसकी सांद्रता क्या है? इकाई है, मतलब एक है उसकी सांद्रता। इकाई का मतलब होता है एक है, तो इसके एक सांद्रता इकाई हो तो वो वेग स्थिरांक कहलाता है, साफ। और अब देखते हैं के का मात्रक क्या होता है? तो के का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल बटा लीटर भी कह सकते हैं, मोल प्रति लीटर भी कह सकते हैं। अब इस पर हम लोग
n-1 लिखते हैं, n-1, सेकेंड -1, ये इसका मात्रक होता है, किसका? वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। तो वेग स्थिरांक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए इसके अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या क्या सॉल्व होता है, न्यूमेरिकल कैसे बनता है। देखते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को अब क्रिया में हम लोग शामिल करके उसको हल करते हैं। तो कैसे करेंगे? हम लोग एक वायुमंडलीय दाब पर हम लोग करेंगे, तो हम लोग कैसे गैसीय माध्यम में हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग गैसीय माध्यम में करने वाले हैं, गैसीय माध्यम में हम लोग अभिक्रिया करने वाले हैं, गैसीय माध्यम, गैसीय माध्यम में हम लोग अभिक्रिया करेंगे। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक कोई भी यौगिक लिखेंगे, तो हम लोग एक यौगिक लिख देते हैं। तो हम लोग मान लीजिए NH3 लिखेंगे, अमोनिया का सूत्र लिखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? इसको हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? अभिकारक में बदलेंगे। तो ये एक यौगिक है, तो यौगिक से पहले अभिकारक होता है, अभिकारक दो मिलकर ही और यौगिक बनते हैं, जिसको हम लोग तोड़ते हैं। कैसे टूटेगा? तो ये हो जाएगा N2 और ये H3 हो जाएगा। तो ये ऐसे टूट जाएगा, अलग अलग ये टूट जाएगा। आइए अब इसको हम अभिक्रिया करा कर देखते हैं। हम लोग इसको गैसीय माध्यम में अभिक्रिया करा कर देखते हैं वेग स्थिरांक को। तो हम लोग गैसीय माध्यम में कराएंगे, तो वेग स्थिरांक का हम लोग गैसीय माध्यम में कराने वाले हैं। तो इसका होगा वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एटीपी, एटीपी, इसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। इसको हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं। तो क्या होगा इसमें? इसमें हो जाएगा सेकेंड -1। तो ये हम लोग कराने वाले हैं गैसीय माध्यम में, हम लोग अभिक्रिया कराने वाले हैं। तो इसको कैसे कराएंगे? हम लोग मान लीजिए NH3 अमोनिया को हम लोग कराते हैं। तो मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं कि इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं। ये एक यौगिक है, तो यौगिक से पहले ये अभिकारक था, तो अभिकारक किस किस चीज से मिलकर ये यौगिक बना? तो N और H से मिलकर ये बन गया यौगिक, और ये अमोनिया बन गया N और H से। तो इसको तोड़ते हैं, कैसे टूटेगा? तो ये टूट जाएगा 2N और 2H3, तो ये ऐसे टूट जाएगा। तो ये इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो ऐसे टूट जाएगा। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल की जैसे हल करते हैं। इसको हम लोग न्यूमेरिकल जैसे हल करेंगे। 2NH3 हम लोग इसको हल करते हैं। तो क्या होगा कि वेग स्थिरांक को हम लोग वेग स्थिरांक के रूप में हम लोग ये इसको हम लोग वायुमंडलीय दाब को हम लोग करेंगे NH3 को। इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? तो इसका K का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और N-1 और सेकेंड पर -1, और ये, और इसको हम लोग एक वायुमंडलीय ताप, मतलब हम लोग इसकी अभिक्रिया वेग स्थिरांक निकालने के लिए इसकी अभिक्रिया हम लोग वायुमंडलीय दाब पर हम लोग कराने वाले हैं।
ये अब देखते हैं कि मोल के का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और सेकेंड का पावर -1 और ये होता है। तो अब हम इसका अभिक्रिया कराएंगे वायुमंडलीय दाब पर। एक वायुमंडलीय दाब पर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर वायुमंडलीय एटीपी। एटीपी का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, इसका शॉर्टकट है वायुमंडलीय दाब का शॉर्टकट सेकेंड पर -1 पावर, और ये होता है। अब इसका अभिक्रिया हम वेग स्थिरांक पे हम लोग कैसे बदलेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग NH3 को हम ले लिए हैं, अमोनिया का लिए हैं अमोनिया को, और हम लोग वेग स्थिरांक मतलब क्या होता है कि एक मोलर सांद्रता प्रति इकाई सांद्रता वाले अभिकारक, प्रति इकाई सांद्रता वाले, तो मतलब ये अलग अलग कर दिए, प्रति इकाई हो गया जो, और वह एक वायुमंडलीय दाब पर हम लोग करा रहे हैं। तो इसको हम लोग विखंडित करेंगे तो 2N2 और 2H3 हो जाएगा। तो और उसके बाद इसको हम लोग वेग स्थिरांक इसका निकालना है। तो K बराबर N2, ये कोटि है, एक कोटि है ये 2, और इस पे 3 है तो ये 3 कोटि, 1 4, और हम कोटि को n से व्यक्त करते हैं। अभिक्रिया की कोटि है n से हम लोग व्यक्त करते हैं, तो उसको हम कोटि ही निकालते हैं। तो कोटि निकालेंगे तो एक इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इस पर 3 है तो ये 3 है, तो 3 + 1, 3 और +1 4 हो गया, तो इसका योग होगा 4। अब इसका हम लोग मात्रक निकालेंगे किसका, वेग स्थिरांक का। अब ये 4 हो गया तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर भी, तो 4 इसका आंसर आ गया 4 मोल पावर -3, लीटर का पावर -3, सेकेंड का पावर -1, ये हमारा इसका मात्रक निकल गया। मात्रक ये है और इसका योग निकल गया 4। तो ये क्या हुआ, हम लोग के वेग स्थिरांक का हम लोग ये एक निकाले हैं, न्यूमेरिकल जैसा हल करके निकाले हैं। तो अभिक्रिया की कोटि होता है यान, ये अभिक्रिया की कोटि ही निकालते हैं इसमें। तो हमारा ये 4 आया है, तो 4, और हम इसका मात्रक लास्ट में लिखते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल हो इसका मात्रक लिखा जाता है। तो हमारा हो गया 4। तो हमारा ये के का मात्रक और के का एक न्यूमेरिकल हम लोग हल किया है। इसको कैसे बनाया है आप लोगों ने देखा। अब आप लोग को ये बहुत ही आसान लगा होगा। आइए अब अपना 5वां टॉपिक देखते हैं कि 5वां टॉपिक क्या है, सक्रियण ऊर्जा। इसको हम लोग देखेंगे आज, और ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो 5वां है इसको देखेंगे, सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, और इसके परिभाषा पहले देखेंगे, उसके अनुसार इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे समझते हैं, उदाहरण के सहित हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोधक पार करके अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, मान लीजिए कोई अभिकारक है, रासायनिक अभिक्रिया में आपने पढ़ा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनते हैं। अब 2 अभिकारक में क्या क्या होते हैं, या फिर कोई अलग तत्व का परमाणु होगा और एक अलग तत्व का परमाणु, और दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते थे। और तो उसी में अब क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा, इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो मान लीजिए दो परमाणु है, Cu है, मान लीजिए Cu, ये एक परमाणु है, और SO4 एक परमाणु है। तो ये सल्फेट का एक परमाणु है और ये कॉपर का परमाणु है। तो दोनों अभिक्रिया करा के CuSO4 बनता है। तो ये उत्पाद है, ये 2 अभिकारक है। तो अब ये अभिक्रिया कितने ताप पर हुई है, कितने डिग्री सेल्सियस पे क्या क्या हुआ है, ये उसी को ऊर्जा के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तो इस कॉपर और सल्फेट का अभिक्रिया कराने के लिए जितना इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितना ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसमें यह क्रिया संपन्न होती है, संपन्न होकर एक उत्पाद बनता है, तो एक यौगिक बनता है, तो उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। बहुत ही आसान है ये। और देहली ऊर्जा पढ़ेंगे इसके बाद। तो देहली ऊर्जा भी सेम उसी तरह का है, किसी अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसकी आवश्यकता होती है उत्पाद बनाने के लिए, या उत्पाद कौन सा है, ये उत्पाद मतलब यौगिक बनाने के लिए 2 अभिकारक मिलकर एक यौगिक बने, इसको उत्पाद भी कहते हैं। तो अभिकारक में क्या ऐसा करेंगे
कितनी ऊर्जा उसमें लगाएंगे तो वह न्यूनतम ऊर्जा ही सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी। वह न्यूनतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी। इसमें एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए इसको आवश्यकता है 5 की, तो इसको 5 ही देंगे, और हम इसको 6 देते हैं तो मतलब वो उसकी निश्चित नहीं होगी, अनिश्चित है। तो 5 देते हैं, 5 की आवश्यकता है तो 5 ही इसको देंगे, तो ये इसका निश्चित आवश्यकता है। तो इसकी निश्चित एक आवश्यकता होती है, जितना भी होगा वही उसका निश्चित अवरोधक ऊर्जा अवरोधक क्या होता है, तो वही बताएं आपको कि मान लीजिए कोई उदाहरण लिख लेते हैं, किसी लड़के का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, तो उसको 10 रोटी खाने की हैबिट है, उसको 10 रोटी खाने की क्षमता है, वो 10 रोटी खाता है, तभी उसका मतलब शरीर बैलेंस रहेगा, वो शरीर सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो उसको 10 रोटी खाना है, तो अगर उसके 10 रोटी खाना है तो उसका मतलब यह है कि उसको 10 से अधिक नहीं खिला सकते, 10 से कम खिलाएंगे तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा, तो उसको 10 ही खिलाना है। तो उसका मतलब यह है कि उसका अवरोधक 10 है, मतलब उसका अवरोधक 10 है। तो उसको हम लोग अभिकारक में देख रहे हैं, अभिकारक में देखेंगे अवरोधक पार करके, मतलब उसकी जितनी एक निश्चित आवश्यकता है उसको अधिक हम नहीं देंगे और उससे कम भी नहीं देंगे। अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक होती है तो सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। मतलब जो हम लोग अभिकारक में बाहर से ऊर्जा देते हैं, तो मान लीजिए कोई उदाहरण लेते हैं किसी लड़के का जो कि 12th में पढ़ रहा है, और 12th में पढ़ रहा है तो उसको पढ़ना आवश्यक है, तो उसको पढ़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसको माइंडली भी ऊर्जा चाहिए होता है कि कोई भी उसको मतलब मोटिवेट करे तो वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो, वो पढ़े। तो इसके लिए उसको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो मोटिवेशन वो खुद से तो नहीं करेगा अपने आप को मोटिवेशन, वो किसी और से, गुरु से या फिर अपने दोस्त से, मतलब कोई भी एक माध्यम से वो अपने में वो मोटिवेट हो जाएगा। तो किसी दूसरे से वो मोटिवेट हो रहा है और वो पढ़ रहा है और पास हो जा रहा है, बढ़िया नंबर से टॉप कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसको पढ़ना है, पढ़ना तो है, उसको क्या करें कि वो पढ़ने लगे और वो पढ़ के पास हो जाए। तो वैसे ही उसको हम लोग, कोई भी आदमी उसको मोटिवेट करता है, उसके गुरु जी या फिर वो कहीं से भी मोटिवेट होता है, तो जहां से वो मोटिवेट होता है तो मान लीजिए वो बाहरी ऊर्जा दे रहा है उसको। तो वैसे ही ये CuSO4 है, अभिकारक है, तो इसमें बाहर से अगर ऊर्जा देते हैं उत्पाद में बदलने के लिए हम लोग बाहर से जो ऊर्जा देते हैं, ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। ये उत्पाद है। उत्पाद में बदलने के लिए जो ऊर्जा बाहर से हम लोग देते हैं वही तो सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। बहुत ही आसान है, वही सक्रिय ऊर्जा कहलाती है जो हम लोग बाहर से, और वो ऊर्जा निश्चित होनी चाहिए, मतलब उसको 10 चाहिए तो उसको 10 ही चाहिए, और उसको कम नहीं चाहिए ना ज्यादा चाहिए, तो वो सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो आपने ये से देख लिया। अब हम लोग देहली ऊर्जा देखते हैं। देहली ऊर्जा क्या होता है? देहली ऊर्जा में भी किसी अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसकी आवश्यकता होती है उत्पाद में बदलने के लिए, यौगिक में बदलने के लिए, तो आप अभिकारक में ऐसा ऊर्जा देते हैं, तो वही सेम, इसी का परिभाषा वह बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों आपको समझ में आया। सक्रिय ऊर्जा का से हम इसके नाम से हम यही समझते हैं कि सक्रिय अवस्था में उसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो वही, और सक्रिय अवस्था में उसको ऊर्जा देते हैं, तो इसीलिए उसको सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। बहुत ही आसान है। तो आप डिफिनीशन ऐसे ही इसी फिगर के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे, इसी रिएक्शन के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे। ये रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये समझ जाएंगे तो परिभाषा तो आप लोग यूं ही बना देंगे, अपने आप से ही बना देंगे। तो सक्रिय ऊर्जा आपने देख लिया। आइए अब अपना अगला टॉपिक, छठवां टॉपिक देखते हैं, लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड क्या होता है? लेंथेनॉइड और आवर्त सारणी में इसका स्थान कहाँ होता है, और इसको हम लोग देखेंगे। पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं, ये इसका परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा, आवर्त सारणी में इसका स्थान 57 से 71 तक के बीच में जितने तत्व है वो सभी लेंथेनाइड होते हैं। तो इसका यही है कि
मतलब हम वो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी क्या होता है? आवर्त सारणी ये आवर्त सारणी है सभी, ये आवर्त सारणी है। एक इसमें 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है, ये सब आवर्त है। अगर हम ऐसे गिनते हैं तो ये वर्ग होता है, तो वर्ग है 18, यहां से यहां तक 18 वर्ग है। और वर्ग में हम लोग देखेंगे यहाँ पर 57 वाले पर, 57 वाले यहाँ पर ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ पर खाली है, तो यही है लेंथेनाइड का। यही लेंथेनाइड निकलकर यहाँ पर हम लोग संक्षिप्त में लिखे है, मतलब लिखा गया है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी बना था तो उसमें ये नहीं था, ये नहीं था। उसको पता था कि अभी और अभी तत्व तो बाकी एक खोजे जाने, वो भी खोजे जाएंगे, तो उसका स्थान रिक्त उन्होंने छोड़ दिया था। तो वही लेंथेनाइड श्रेणी तत्व मिले तो नीचे आवर्त सारणी के नीचे वो बना दिया गया। तो इसमें लेंथेनाइड ये लेंथेनाइड, ये वर्ग, ये आवर्त लेंथेनाइड है, और उसके नीचे वाला आवर्त एक्टेनाइड है। और लेंथेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसके ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन सबसे बातम कोष में जाता है। कोष बातम कौन सा होता है? एफ ब्लॉक। यस कितने कोष होते हैं? एस, पी, डी और एफ। कितने कोष होते हैं? एस, पी, डी, एफ, ये 4 कोष होते हैं। तो लेंथेनाइड होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कोष वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, एफ ब्लॉक में। तो इसीलिए लेंथेनाइड को एफ ब्लॉक का तत्व भी कहा जाता है, इसीलिए उसको एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। और देखिए इसमें ये वाला तत्व एस ब्लॉक में जाता है। जैसे मान लीजिए लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। लिथियम किसमें है? ये एस ब्लॉक है, तो इसको देखते हैं कि एस ब्लॉक में आ रहा है, तो इसको एस ब्लॉक कहते हैं। देखिए लिथियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2, तो 4 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम लोग, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3, और ये 4 हो जाएगा। हम एस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और पी में अधिकतम, पहले इसमें देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और पी में अधिकतम 6, और डी में अधिकतम 10, और एफ में अधिकतम कितने? 14 भरते हैं। तो इसमें यस में हम लोग 2 ही भरेंगे, तो ये 2 नहीं रहेगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो हम लोग 3, परमाणु क्रमांक का मतलब यही होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसको निकालेंगे, तो 2 यहाँ पर पहले कोष में हो गया, तो और कितना बच रहा है? 1, तभी इसका पूरा होगा, 3 पूरा होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो हमारा इसका अंतिम कोष ये है, तो अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये यस ऑर्बिटल में है, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है। ऐसे ही मान लीजिए हम लोग नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 7, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है लास्ट में किस ऑर्बिटल में जाकर वो प्रवेश करता है। तो जिस ऑर्बिटल में वो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, वही उसी कोष का वो तत्व होगा। तो ये लिथियम था, यस ब्लॉक में है, ये यस में आया है, तो इसीलिए ये यस ब्लॉक का तत्व है। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। तो 7, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2, इसी क्रम में लिखेंगे। पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो 1s2 2s2, उसके बाद लिखते हैं 2p6 3s2 3p6 3d10 4p6 4s2, ऐसे ही ऐसे लिखते जाएंगे। तो हमारा जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, उतने हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितना कम रहेगा उतने कम में रहेंगे। तो हमारा 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन
कार तक भजा है तो यहाँ पर 4 हो गया, 1:2, 2:2। उसके बाद क्या लिखना है, तीसरा लिखना है यार 2p6। तो 2p6 अधिकतम इसमें 6 भर सकते हैं p में, तो हम लोग 2p6 अगर लिखेंगे तो हमारा 6 2 8 और 2 10 हो जा रहा है, हमको लाना है 7 ही। तो क्या करेंगे, ये घटा देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 2 5 और 1 7, 5 2 7, तो हमारा 7 हो गया। नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, तो ये पी ब्लॉक में आ रहा है, ये पी ब्लॉक में इसका बाह्य इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसीलिए ये पी ब्लॉक का तत्व है। देखिए नाइट्रोजन इसमें कहा है, ये पी, देखिए ये पहला ब्लॉक है, इसको कहते हैं यस ब्लॉक, और ये पी ब्लॉक है, क्योंकि इसमें जितना भी तत्व अगर हम निकालेंगे, जो भी तत्व हम इसमें से निकालते हैं, इसमें से कोई भी, तो उसका बाह्य इलेक्ट्रॉन वो पी ब्लॉक में ही आएगा, पी ब्लॉक में ही उसका बाह्य इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक है। ये दोनों, इन दोनों का कोई अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु निकालते हैं, सॉरी तत्व निकालते हैं, इन दोनों में से कोई भी तत्व, तो उसका बाह्य इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, एफ ब्लॉक में वो संपन्न होगा। तो ऐसे एक और देख लेते हैं, अब देख लेते हैं मैग्नीशियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉन, कितना इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है। तो इसको निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 6 2 8 और 2 10। अब हम 10 हो रहा है और 2 लिखना है, तो हम अगले में चले जाएंगे, तो 2p6 3s2, तो ये यस ब्लॉक में आ रहा है। तो देखिए इसमें मैग्नीशियम कितने है, मैग्नीशियम ये है, तो ये यस ब्लॉक में आया है, तो ये यस ब्लॉक का तत्व है मैग्नीशियम। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लेंथेनाइड यस ब्लॉक में आता है। तो मान लीजिए हम लोग लेंथेनियम का या फिर सीलियम का ऐसे ही निकालते जाएंगे, इतने ही आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग निकाल लीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए अब क्या करते हैं, लेंथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरा देखते हैं। लेंथेनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4f पर 1 से 14 तक हो सकता है। इसका ये एक क्या है, मतलब उसका एक नियम है, रूल है, ये उसका इसी रूल से लगेगा कि उसका 4f में वो 1 से 14 के बीच में कितना भी हो सकता है। अब 5d में 0 से 1 ही हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। d में तो ऐसे तो कितना होता है, 10 होता है, लेकिन 0 से 1 ही होगा, इसमें एक शर्त है। और 6s में 2 होगा, तो एक मान लो 2 तो होता ही है, 1 से 2 तो 2 होता ही है। यस में ज्यादा हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन तो हम भर ही सकते हैं, तो ये इसका ये होता है। तो आपको हमने बताया कि लेंथेनाइड कौन सा है, ये आवर्त सारणी के जो नीचे 2 कॉलम बनाए हुए हैं, आवर्त ये भी है, क्योंकि ऐसे अगर हम ऐसे करते हैं, ऐसे गिनते हैं तो आवर्त होगा, और हम ऐसे गिनते हैं तो ये वर्ग होगा। तो वर्ग हमारा 18 और आवर्त हमारा कितना है, आवर्त हमारा 7 है, लेकिन आवर्त के नीचे हम बनाए लेंथेनाइड, और यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा गया है। मान लीजिए यहाँ पर 56 है बेरिलियम का, और 57 यहाँ पर से 71 तक हटा दिया गया है, और यहाँ 72 से चालू हुआ है, तो वही यहाँ पर बनाया गया है, निकालकर यहाँ पर सेट किया गया है। तो ये लेंथेनाइड का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से कुछ सीख मिला हो, और 6 टॉपिक आपको बताए हैं, ये इनमें से 80% आता है, इनमें से सभी पूछे जाएंगे, 1-2 को छोड़कर सभी पूछे जाएंगे। तो आप इसको तैयारी कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाकर इसको तैयारी कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।